हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। ये जो इंडस्ट्रीज़ लेसन है ये इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में भी आ जाता है और इकोनॉमिक्स में भी आता है। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसको पूरा सुने। इसमें हम डिटेल में इंडस्ट्रीज़ की पहले कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरे इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, और जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इनकी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है और आज कितनी डेवलप है, कहाँ कहाँ इसके मेजर कहाँ कहाँ ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, कौन कौन सी लोकेशन सेंटर्स हैं इनके। तो उन सभी के बारे में दोस्तों हम इसी लेक्चर में आज आपको पूरा डिटेल में इंडस्ट्रीज़ जो आप इंडस्ट्रीज़ का जो टॉपिक है अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में लिस्टेड है, तो उस टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में दोस्तों कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है वो रॉ मटेरियल को जो एग्रीकल्चर से या जहाँ से मर्जी जो आ रहा है तो उसको चेंज करती है, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देती है लोगों के लिए। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैन इट इज़ मेड फ्रॉम। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है उसको सेकेंडरी एक्टिविटी में तब्दील कर देती हैं और उसको मोर वैल्यूएबल बनाती हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स are the provision of services. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry जहाँ पे extraction of coal होती है, and tourism industry है हमारे पास जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इतने टाइप्स की हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हो गई? दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के हो गए। अब नेक्स्ट दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि हम इंडस्ट्रीज़ की किस वे से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप। तो जो इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन है हम दो किस किस वे पे कर सकते हैं। मटेरियल कौन सा ये इंडस्ट्री यूज़ कर रही है उसके वे पे, यानी रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज़ बड़ी है या छोटी है उसके बेस पे, या इसके ओनरशिप किसकी है उसके। इन तीन वे से हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम वे से पढ़ते जाएंगे। पहली क्लासिफिकेशन जो रॉ मटेरियल के बेस पे है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी एग्रो वेस्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट, मिनरल वेस्ट, मेराइन वेस्ट एंड फॉरेस्ट वेस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। तो ये लाइन आपको समझ आ गई कि इंडस्ट्री जो है वो जिस तरह का रॉ मटेरियल उनको मिल रहा है तो उसी टाइप की इंडस्ट्री जो है वो अकॉर्डिंग टू द रॉ मटेरियल हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं साइज़ के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो साइज़ के केस में हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री पे कितना ज़्यादा पैसा खर्चा गया है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो एम्प्लॉय हैं, या ये कितने एरिया में फैली हुई है। तो इन तीन बेसिस को हम साइज़ बोल देते हैं इंडस्ट्री का। तो इसी बेसिस पे बेस्ड ऑन साइज़ इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल साइज़ हो सकती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो कॉटेज की इंडस्ट्री है या जो घरों में छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं बाय हैंड ही बनाए जाते हैं, बाय द आर्टिसंस। नेक्स्ट पॉइंट है बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स, जो हाथ से बनाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। यानी बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाए जाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी को हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों।
अब ऑनरशिप के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। टू टाइप्स की हमने कर ली है, एक हमने साइज पे क्लासिफिकेशन कर ली है और एक हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर ली है। अब हम ऑनरशिप की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं, स्टेट आउंड और पब्लिक सेक्टर, स्टेट आउंड को हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है? आर आउंड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री होगी वो या तो कोई एक बंदा उसका मालिक होगा या ग्रुप ऑफ पीपल भी उसके मालिक हो सकते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। दोस्तों ये एरोनॉटिक लिमिटेड जो इंडस्ट्री है ये जो है यहाँ पे हथियार वगैरह और बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये दोनों पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं यानी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। अब नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं ये स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें होती है और कोई प्राइवेट आदमी भी इसका मतलब दोनों इसके मालिक जो है वो होते हैं, यानी 50-50 या कुछ भी उनका हिसाब होता होगा। यानी एक प्राइवेट आदमी भी इसका होगा मालिक और गवर्नमेंट भी इसका होती है। तो इसको ऐसी यहाँ पे गवर्नमेंट भी हिस्सेदार हो और प्राइवेट आदमी भी उसका ऑनर हो, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के वाली सेक्शन में कि बताइए मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो कौन सी इंडस्ट्री है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है? तो आपको ये पता होनी चाहिए कि होती क्या क्या है। अभी मैंने जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आपको समझा दिया। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स आर सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका मीनिंग हुआ कि कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो यहाँ तो वही उनके मालिक होते हैं जो खुद चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वही उसके मालिक हैं, चाहे वो एक बंदा हो, दो बंदे हो, तीन बंदे हो, जितने मर्जी हों। पर जो बंदे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मिल्क की बात कर लो, तो जिनकी अपनी डेयरी है और अपनी ही उनकी मिल्क की इंडस्ट्री है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम यानी जिसके ऑनर जो हैं वो खुद ही अपना रॉ मटेरियल भी खुद ही ऑपरेट कराते हों, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल भी मैं आपके लिए लाया, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। दोस्तों ये थी क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दी। तो ये सुधा इंडस्ट्रीज़ की इमेज है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा कि कहीं भी किसी भी प्लेस पे इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए लोकेशनल पॉइंट क्या रहते हैं कि कैसे लोकेशन सेट की जाती है कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो मैं आपको क्लियर कट में पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों उस जगह पे रॉ मटेरियल मिलना चाहिए जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है दोस्तों। फिर वहाँ पे पावर मिलनी चाहिए, वहाँ पे लैंड मिल जानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट वहाँ का ठीक होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ी सस्ती लेबर मिल जानी चाहिए। फिर कैपिटल मतलब कि जहाँ पे अब किसी ने फैक्ट्री लगानी है तो उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, तो वहाँ पे मार्केट भी होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो सूटेबल फैक्टर्स हम लोकेशनल सेटिंग के लिए चूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों ये पूरा हमने पहले डिटेल पढ़ ली है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। दोस्तों अगर आपके लेक्चर के रिलेटेड कोई कमेंट रहते हैं, यानी कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट मेरे से छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आने वाले लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम का मीनिंग है इसमें पहले इनपुट्स आती हैं, फिर प्रोसेस होती है और फिर ये आउटपुट देती हैं।
द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, इनपुट में रॉ मटेरियल हो गए, लेबर एंड कास्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द आउटपुट और आउटपुट क्या होंगी, आउटपुट जो इंडस्ट्री जो है वो मटेरियल तैयार करके बाहर बेचेगी, उसी को हम आउटपुट बोलेंगे। तो द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। तो एंड प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री तैयार करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री बोलेंगे। और इनपुट क्या होगी, आपको मैंने समझा दिया, इनपुट होगी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल, लेबर, कास्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है दोस्तों इंडस्ट्रियल रीजन। अब कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। अब दोस्तों आप जैसे अपनी जे.एंड.के स्टेट की बात कर लीजिए, तो आप इंडस्ट्रियल रीजन किसको बोलेंगे, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाती हैं, यानी वो पूरा एरिया ही इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। फिर तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है लगाई जाती हैं और फिर सारी इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे के साथ बेनिफिट जो है वो क्लोजनेस का शेयर करती हैं। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गंटर बेल्ट, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सारे मैंने जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड किए हैं। ये मत सोचना जे.एंड.के का नाम नहीं लिया, तो ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं, बहुत सारे और भी हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब इन मेजर इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है। तो पूरी दुनिया की वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की हैं वो कौन कौन सी हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यानी ये जो तीन इंडस्ट्रीज हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये जो तीन इंडस्ट्रीज हैं ये वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट, the iron and steel and textile industries. The iron and steel and textile industries are the older industries, while the information technology industry is an emerging industry. दोस्तों जो आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये दोनों ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ये अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, यानी लगातार प्रोग्रेस में है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, like other industries, iron and steel industry too comprise various inputs, process and outputs। वही कह रहा है कि अदर इंडस्ट्रीज़ की तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी बहुत सारी इनपुट्स प्रोसेस की ज़रूरत होती है और फिर ये अपने आउटपुट देती है। दिस इज़ ए फीडर इंडस्ट्री। दोस्तों आपको मैं इनपुट बता दूं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के इनपुट क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, ओर्स होंगे, वहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील बनाएगी, स्टील भी आयरन से बनाएगी। तो फिर जब ये आयरन और स्टील बनाएगी फिर ये जो इंडस्ट्री है ये एज ए रॉ मटेरियल देती है बाकी की इंडस्ट्रीज़ को, यानी जो इसकी आउटपुट होगी वो बाकी इंडस्ट्रीज जो होंगी अलग अलग चीज़ें बनाने वाली आयरन और स्टील से, तो उनके लिए ये रॉ मटेरियल बनेगी। तो वही कहा है कि ये जो इंडस्ट्री है वो फीडर प्रोड्यूसर है whose products are used as raw material for other industries. The process of converting iron into steel involves many stages. तो मैंने आपको बता दिया कि स्टील जो है वो भी आयरन से ही बनाई जाती है, लेकिन इसको नंबर ऑफ स्टेजेस की बहुत सारी केमिकल स्टेजेस से हो करके केमिकल रिएक्शन कर के फिर जो है वो स्टील आयरन से बनती है। अब नेक्स्ट दोस्तों मैंने इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ का ऊपर वर्ड यूज़ किया, तो आपको थोड़ा मैं बता दूं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ होती कौन सी हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज़। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। यानी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी ये लगातार प्रोग्रेस में है, तो उसी को हम बोलेंगे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। अब नेक्स्ट है दोस्तों स्मेल्टिंग।
स्मेल्टिंग आपको पता भी होगा शायद, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों जब हम राख्स में, हम कहते हैं कि राख्स में मेटल पाए जाते हैं, तो ऐसी राख्स जिनमें मेटल पाए जाते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं। तो अब ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? हम उन राख्स को पिघलाएंगे, बट बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट हमें जाना पड़ेगा, तभी राख्स जो है वो पिघलेंगे। तो फिर उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से मेटल्स को रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाई हीटिंग द मेटल्स बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, उसी प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टील है उसको हम बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी यूज़ आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। बिल्कुल ठीक है कि जो भी चीज़ हम ऑलमोस्ट आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बसेस हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, और भी जितने मर्जी प्रोडक्ट हो गए, सारे के सारे या तो आयरन या स्टील से ही बने होंगे या उन्हीं के प्रोडक्ट के बने होंगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल रीजन। मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इंडस्ट्रियल रीजन को बताने से पहले आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का क्या मीनिंग है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का क्या मीनिंग हुआ। दोस्तों मोस्ट इंडस्ट्रीज़ में जो एक्सीडेंट हैं, डिज़ास्टर्स हैं, या टेक्निकल फेलियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, या इररिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल जो है उसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर में डालते हैं। तो अब मैं इसकी एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा दोस्तों। वन ऑफ द बहुत बुरी जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की एग्जांपल हुई थी वो भोपाल में हुई थी 3 दिसंबर 1984 को अराउंड 12:30 बजे, सुबह के 12:30 बजे 3 दिसंबर 1984 को ये डिज़ास्टर हुआ था भोपाल में। तो इट वाज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पोजेसनस मिथाइल आइसोनाइट, यानी इसमें बहुत जो एक हाईली पॉइजनस गैस जो है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री। एक पेस्टिसाइड यानी दवाइयाँ बनाने वाली, पेस्टिसाइड आपको पता है कौन सी होती हैं, तो पेस्टिसाइड दवाइयाँ बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे ये गैस लीक हो गई थी। तो इसकी वजह से दोस्तों 3,598 यानी 3,598 जो है पीपल जो है वो मर गए थे इन द 1989। यानी 5 साल तक इसके लोग जो है वो मरते रहे, 5 साल तक इसका इफेक्ट होता रहा। तो 5 साल के बाद जब गिना गया कि कितने लोगों पर इसका इफेक्ट हुआ, तो 3,598 लोगों पर इसका इफेक्ट हुआ था। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे हैं जो इसके स्टिल सफ़र करते रहे लोग। कईयों की आंखें ख़राब हो गई, कईयों की स्किन ख़राब हो गई, कईयों की कई सारी जो है उनकी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है ऐसी बीमारियां उनमें हो गई थी। तो नेक्स्ट दोस्तों अनदर डिज़ास्टर जो है वो 23 दिसंबर 2005 को हुआ ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओक्याओ चोंगिंग चाइना में, जहाँ पे चाइना में हुआ था ये डिज़ास्टर, जिसमें 243 पीपल मर गए थे और 9,000 वर ब्लो आउट इन गाँव, और 9,000 पीपल जो है वो इससे इंजर्ड हुए थे और 64,000 वर इवैक्यूएटेड, यानी वहाँ से इस 64,000 पीपल को इवैक्यूएट किया गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर, बड़े सारे पीपल इसीलिए मर गए थे क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैस लीक होने के बाद वो वहाँ से भाग नहीं सके, और कई सारों की आंखें ख़राब हो गई, कई की स्किन ख़राब हो गई, कई की लंग्स जो है वो गैस से ख़राब हो गए। तो दोस्तों ये सारे जो हैं, इन सारे डिज़ास्टर जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो इनकी क्या वजह है या क्या हम मेज़र ले सकते हैं इन डिज़ास्टर को इंडस्ट्रीज़ में रोकने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों डेंसली पॉपुलेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। दोस्तों कह रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के किनारे के पास जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उनको थोड़ा इंडस्ट्री से सेपरेट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अवे, और जो भी लोग इंडस्ट्रीज़ वाले एरिया में रह रहे हैं तो उनको
जानकारी होनी चाहिए कि स्टोरेज ऑफ कि कैसे जो है वो इन गैसेस को जो फैक्ट्री में इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको इतनी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि इन गैसेस को कैसे इन गैसेस के साथ डील किया जाए, या अगर कोई ऐसा केस ऐसा डिज़ास्टर होता भी है तो उसके साथ डील कैसे किया जाए। फायर वार्निंग सिस्टम जो है वो अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव किए जाने चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी, तो टॉक्सिक सब्सटेंस जितने भी हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड की जानी चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड, तो जो पोल्यूशन फैलाने वाली क्वालिटीज़ जितनी भी इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं उनको कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने 5 मेजर आपको बताए हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जो डिज़ास्टर मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, तो उनके बचने के लिए ये जो है 5 वेज जो है वो कारागार सिद्ध हो सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों ये मैंने इंडस्ट्री डिज़ास्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है दोस्तों ये इमेज मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आपको नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर हैज़ बीन मेड विद द टूल्स ऑफ मशीनरी, हाँ तो वही कह रहा है कि यहाँ तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो आउटपुट आएगी उसी से बनाई गई चीज़ें होंगी बाकी इंडस्ट्रीज़ में। तो इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। यह लाइन आपको समझ आ गई। ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज, तो स्टील कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में वो मैं आपको बता दूँ, सच एज भिलई, दुर्गापुर, वर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन ए रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स। ये सारे रीजन्स के जो मैंने नाम लिए हैं वो 4 स्टेट में हैं। कौन कौन सी 4 स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ टी आएगा, तो यह छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालीम इन तमिलनाडु आर अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। जो लोकल वहाँ पे जो उनको रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हीं को अपने यूटिलाइज करते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा जमशेदपुर के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पहले इमेज क्लियर करा देता हूँ। फ्रेंड्स ये इमेज है क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कह रहा है 1800 टू 1950 तक जो इंडस्ट्रीज बनाई जाती थी वो कहाँ पे बनाई जाती थी, वो मतलब कि एक रिवर के किनारे बनाई जाती थी। वहाँ पे बनाई जाती थी जहाँ पे लोकली बहुत उनको रॉ मटेरियल मिलता हो, जहाँ पे बिल्कुल पास रॉ मटेरियल मिलेगा, जहाँ पे रिवर जा रही होगी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद 18 से पहले 18 से पहले जो है वो रिवर के किनारे, फिर 1950 से थोड़ा और प्लेसेस पे भी बनाई जाने लगी, और उसके बाद 1915 के बाद जो है इंडस्ट्री जो है वो पोर्ट के किनारे बनाई जाने लगी। पोर्ट के किनारे का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? पोर्ट के किनारे इसीलिए बनाई जाने लगी थी क्योंकि समुंदर के जरिए जो है बहुत सारी मशीनरी जो है वो दूसरी कंट्री से लाई जाती थी, और बहुत सारा मटेरियल जो है वो इंपोर्ट भी किया जाता था और एक्सपोर्ट भी किया जाता था। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्रीज़ की वो पोर्ट के किनारे हुई। तो ये था द चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये मैंने आपको इमेज कर दी एक्सप्लेन। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जमशेदपुर के बारे में। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। 1947 से पहले इंडिया में देयर वाज ओनली आयरन वन, इंडिया में जो है हमारी कंट्री में एक ही इंडस्ट्री हुआ करती थी आयरन एंड स्टील प्लांट इंडस्ट्री, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन स्टील कंपनी एंड लिमिटेड इसका नाम हुआ करता था। इट वाज प्राइवेटली, तब इसको एक प्राइवेटली आउंड थी ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और बड़े सारे स्टील प्लांट जो हैं और भी लगाए गए। तो टाटा, ये जो TISCO टाटा, हमारे ये जो है टाटा
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है वो सिचुएटेड इन 1907 एट साकची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णिका एंड खारखरी इन झारखंड। दोस्तों ये जो TISCO है ये सिचुएटेड थी 1907 को साकची में, जहाँ पे रिवर सुबर्णिका और खारखरी जो है वो मिलती हैं आके झारखंड में। तो जहाँ पे ये कन्फ्लुएंस रिवर का होता था, यानी होता है, कन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है मिलती हैं जहाँ पे रिवर, तो वहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई थी। लेटर ऑन, बाद में साकची वाज रिमूव्ड एज कन्वेंटली सिचुएट, और फिर बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद साकची का जो नाम है वो बदल दिया गया और साकची का नाम रख दिया गया जमशेदपुर। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। दोस्तों जोग्राफिकली का मीनिंग हुआ कि ये जो लोकेशनल सेंटर था इस इंडस्ट्री का, ये बहुत ही जोग्राफिकली सूटेबल था, यानी यहाँ पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था, रिवर भी अवेलेबल थी, लेबर भी अवेलेबल थी। तो और जितने भी रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, लैंड हो गया या रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, तो ये सारी जो है इस रीजन में इंडस्ट्री को अवेलेबल थी, यानी आसानी से अवेलेबल थी। तो दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑन कूल एंड ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन। तो बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन से ये प्लेस जो है जमशेदपुर ओनली 32 किलोमीटर दूर है। It was close to the iron ore, coal and manganese deposit as well as to कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता से और कूल और मैंगनीज के जो डिपॉजिट्स हैं उनके पास थी ये इंडस्ट्री। इट वाज क्लोज टू, ये हो गया, विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मटेरियल, तो जो इनको प्रोवाइड करती है एक लार्ज मटेरियल। अब नेक्स्ट है दोस्तों पिट्सबर्ग। एक ये वाली जो एग्जांपल थी ये हमारे इंडिया की थी, जमशेदपुर की। अब पिट्सबर्ग जो एग्जांपल है ये USA की है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस। अब दोस्तों लोकेशनल एडवांटेजेस क्या होती हैं वो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है। रॉ मटेरियल अच्छे से मिलता था, रिवर थी, पानी अवेलेबिलिटी थी, लैंड की अवेलेबिलिटी थी, लेबर की अवेलेबिलिटी थी, तो ये सारी जोग्राफिकल फीचर्स में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों द स्टील इंडस्ट्री, ये हो गया। सम रॉ मटेरियल सच एज कूल इज अवेलेबल लोकली वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट माइनोस्टा अबाउट 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पिट्सबर्ग। बिटवीन दिस माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चिपली। अब दोस्तों ये 1500 किलोमीटर दूर से आयरन को, कूल तो यहाँ पे मिल जाता था पिट्सबर्ग में, लेकिन आयरन ओर जो है इनको 15 किलोमीटर दूर जो है माइनोस्टा से मंगवाने पड़ते थे। तो एक बहुत ही पूरे वर्ल्ड का वेस्ट रूट बन गया ये शिपिंग के लिए और सबसे सस्ता। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटर वे। अब दोस्तों USA में आपको पता है, मैंने पहले भी बताया आपकी पीछे वाली वीडियो में, कि वहाँ पे USA में लेक्स हैं जिसका बड़े सारे नाम्स हैं उनके, जैसे ग्रेट लेक है एक। तो ग्रेट लेक से होते जितने भी ग्रेट लेक्स उधर हैं उन सभी से इनकी जो है शिपिंग जो है वो एक रूट बन गया था। द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक आर, कौन कौन से ग्रेट लेक्स हैं? द सुपीरियर, हुरान, ओंटारियो, मिचिगम एंड एरिक। तो लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दीज लेक्स। तो जो लेक सुपीरियर मैंने पिछले दिन भी आपको समझाया था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अगर ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है तो ऐसे ऐसे, फिर ये साउथ अमेरिका आता है हमारा, सॉरी ये हमारा, फिर ये अगर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये हमारा साउथ अमेरिका है, तो यहाँ कहीं ये जो है लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे USA है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेक सुपीरियर, मैंने आपको बता दिया USA में है, जो नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो नेक्स्ट दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द वर्ड टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड टेक्सियर विच मीन्स वीव। तो टेक्सटाइल वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है वीव। वीव का मीनिंग होता है बुनना। ठीक है, वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। तो
क्लॉथ का बुनना यार्न से ये एक बहुत पुराना आर्ट था। कॉटन, वूल, सिल्क, यूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर्स कैन बी नेचुरल आर मैन मेड। फाइबर जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनन एंड जूट। और मैन मेड फाइबर्स कौन से हो गए? इंक्लूड नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयान। अब दोस्तों ये जो नाम लिया है मैंने मैन मेड फाइबर्स के, ये सारे के सारे पेट्रोलियम से ड्राइव्ड होते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है नीचे कि ये सारे पेट्रोलियम से ड्राइव होते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों ये भी आपको पॉइंट एक मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स। कहते हैं कि 18th सेंचुरी तक जो है क्लॉथ बनाया जाता था बाय द हैंड स्पिनिंग या हैंडलूम से, तो हाथों से या व्हील से बनाया जाता था। ठीक है। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जो इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन हुई उसमें जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने फैसिलेट किया, बढ़ावा दिया इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डेवलप हुई ब्रिटेन में एंड लेटर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में फिर पूरे वर्ल्ड में ये जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आफ्टर द 18th सेंचुरी फैल गई। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द USA आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। तो आज इंडिया, चाइना, जापान और USA जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854। तो सबसे पहले जो सफल हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी वो 1854 को मुंबई में हुई थी। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, वहाँ का वार्म क्लाइमेट, ए पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, तो वहाँ पे पोर्ट भी है मुंबई में। अब दोस्तों इंपोर्ट करने का मीनिंग मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट करने का मीनिंग होता है अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री को सामान भेजना, और इंपोर्ट करने का मीनिंग होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान लाना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट यानी दूसरी कंट्री को भेजना और इंपोर्ट यानी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना। अब यहाँ पे दोस्तों जो मुंबई में ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले 1854 को लगाई गई, इसके जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से लगाई गई थी, वो मैंने जोग्राफिकल फीचर्स आपको बता दिए कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड था, मॉइस्ट क्लाइमेट था, थोड़ा वार्म क्लाइमेट था, तो यहाँ पे पोर्ट था, तो पोर्ट से मशीनरी जो है वो आसानी से दूसरी कंट्री से लाई जा सकती थी। मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट भी किया जा सकता था, एक्सपोर्ट भी किया जा सकता था, लेबर यहाँ पे मिल गई आसानी से, तो इसीलिए सबसे पहले इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में लगाई गई। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता इन 1818। दोस्तों 1818 को सबसे पहले लगाई गई थी इंडस्ट्री, लेकिन हुआ यह था कि वो कुछ समय के बाद इंडस्ट्री बंद हो गई थी, इसीलिए जो सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री जो है वो 1854 वाली मानी जाएगी। लेकिन 1818 को भी इंडस्ट्री लगाई गई थी फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के पास ही, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी, वो बाद में बंद हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र में फैली एंड गुजरात में, फिर विकास ऑफ द फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब फेवरेबल क्लाइमेट कितना है, क्या होता है, वो मैंने ऊपर भी आपको समझाया। वही फेवरेबल क्लाइमेट की वजह से ये सबसे पहले जो फैली वो महाराष्ट्र और गुजरात में फैली। बट टुडे, लेकिन आज के ज़माने में जो ह्यूमिडिटी है वो तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो सकती है। ठीक है। एंड रॉ कॉटन इज़ ए प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। अब जो प्योर कॉटन है वो तो वेट लूजिंग ऑब्जेक्ट है नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो उसका वेट लूज हो जाएगा, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी इंडिया में अब फैल चुकी हैं। अब मैं कौन कौन सी जगह पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो मैं आपको बता दूं।
तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कानपुर उत्तर प्रदेश की सिटी है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, अहमदाबाद गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, लुधियाना पंजाब में, पुडुचेरी यूटी है, पानीपत हरियाणा में। तो ये सारे जो मैंने सिटीज़ के नाम लिए हैं, इन सारी सिटीज़ में जो है वो मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। और भी स्टेट्स में हो सकती हैं, लेकिन ये मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इन्हीं स्टेट्स में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज़ एक्सपोर्टेड। दोस्तों कहता है कि 1/3 होता है दोस्तों 33%, यानी 100 में से 33% जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो हम इंडिया से बाहरली वाली कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। अहमदाबाद जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में है वो गुजरात में लोकेटेड है, साबरमती रिवर के किनारे पे लोकेटेड है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, तो वो साबरमती रिवर के किनारे सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट मिल वाज एस्टाब्लिश्ड इन, और ये जो अहमदाबाद में सबसे पहली मिल जो लगाई गई थी वो 1859 को लगाई गई थी। इट सून बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। तो बड़ी जल्दी जो है अहमदाबाद सिटी जो है वो बड़ी जल्दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई टेक्सटाइल की मुंबई के बाद, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे मुंबई इंडिया की, और फिर जो है वो अहमदाबाद सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया की। अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो अहमदाबाद को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फेमस होने की वजह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बट इन द रिसेंट ईयर्स, लेकिन कुछ सालों से अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है उस कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि सेवरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई हैं। दिस इज़ प्राइमरी, और ये हुआ इसलिए है क्योंकि बड़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अब जो है वो सेंटर बन चुके हैं, बड़े सारे टेक्सटाइल सेंटर जो है वो बन चुके हैं। और ये जो पुरानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, पुरानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने अपनी मशीनरीज़ की जो है अपग्रेडेशन नहीं की और हाई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं यूज़ की, तो इसीलिए जो है अब नई नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बन चुकी हैं जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेडेड मशीन जो है वो आ गई हैं। तो इसीलिए जो है ये वाली इंडस्ट्री जो है अब कुछ सालों से प्रॉब्लम फेस कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों ओसाका दोस्तों, जैसे मैंने एक पीछे भी एक एग्जांपल मैंने अपनी इंडिया की ली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के टाइम पे, और एक मैंने यूएसए की ली। तो इसी तरह से जैसे अब हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक एग्जांपल अहमदाबाद मैंने इंडिया की ली और दूसरी एग्जांपल मैंने आउट ऑफ इंडिया की लूँगा जो जापान से है। तो ओसाका जो है वो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो ओसाका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जापान में, जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है कि मैनचेस्टर ऑफ जापान, मैनचेस्टर का मीनिंग ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है ओसाका सिटी, तो इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर। अब जोग्राफिकल फैक्टर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जोग्राफिकल फैक्टर वही सेम है जो मैंने बाकी की इंडस्ट्रीज के लिए बोले हैं। द रिवर योदो, अब ये किस रिवर के किनारे है? इस रिवर का नाम है योदो रिवर के किनारे है, जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है इस इंडस्ट्री को प्रोड्यूस देती है। तो यहाँ पे बड़ी सारी कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इस योदो इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री ओसाका में जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओसाका में है जापान में, तो इसमें बड़ी सारी यानी दूसरी कंट्री से लाया जाता है। तो कॉटन टेक्सटाइल ये जो मैं बता दूं कहाँ से लाया जाता है। कॉटन जो है वो इजिप्ट, इंडिया, चाइना और यूएसए से लाया जाता है। दो इट इज़ वन ऑफ द
important textile city in the country of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by the other industries such as iron and steel, machinery। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आज रिकेंट एयर में ये इंडस्ट्री भी जो है वो रिप्लेस कर दी गई है बाय द अनदर इंडस्ट्रीज़ के, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ ने ये जो फेमस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इसको ओसाका से अब रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बता दी। तो ये यहाँ पे ही दोस्तों हमारा जो लेक्चर है आज का वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया एक इंडस्ट्रीज लेक्चर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछने की आपको फुल चांस है। तो इसीलिए दोस्तों इस लेक्चर को अच्छे से समझिए। अगर आपको ये लेक्चर कुछ डाउट्स हैं आपके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका पूरा रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर एक बार सुनने से, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया है क्योंकि लेक्चर लंबा होना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्पीड में बताया है। तो अगर आपको दोस्तों लेक्चर थोड़ा कम समझ आया है तो आप टाइम निकाल के इसको दोबारा सुने, ताकि आपको इस लेक्चर के रिलेटेड सारे पॉइंट जो हैं वो पता चल जाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बता दूं किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फोर्ट ग्लॉस्टर इज़ लोकेटेड इन। तो फोर्ट ग्लॉस्टर दोस्तों मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड था, जो एक पुरानी इंडस्ट्री थी, 1818 को लगाई गई थी वहाँ पे इंडस्ट्री, लेकिन वो चली नहीं थी, कुछ समय के बाद बंद हो गई थी। फिर मुंबई में जो है वो पहली इंडस्ट्री 1854 को लगाई गई थी। तो फोर्ट ग्लॉस्टर जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर पे तो दोस्तों क्वेश्चन आ ही सकता है। तो नाइलन इसका ऑप्शन हो गया, नाइलन, जूट, एक्रेलिक। तो एक्रेलिक पेट्रोलियम से निकलता है, नाइलन भी पेट्रोलियम से निकलता है। तो नेचुरल फाइबर कौन सा हुआ फिर? जूट यहाँ पे जो सही एग्जांपल है वो नेचुरल फाइबर की है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो कृपा करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको पूरी की पूरी जीएस क्लासेस, ग्रामर क्लासेस, करंट अफेयर क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में वर्क करेंगे, जैसे ग्रामर में भी वर्क करेंगे, करंट अफेयर पे हमने अभी थोड़े दिन में स्टार्ट कर देना है, करंट अफेयर्स पे भी, और साइंस वाला सेक्शन जो है उसको भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। दोस्तों नया लेक्चर जो हमारा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे होगा। ये भी एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।